हाँ, तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परिमेय संख्याओं का सारा निचोड़। लेकिन इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्याओं से रिलेटेड 3 प्रगुण सॉल्व करवा दिए हैं: साहचर्य प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और समृद्ध प्रगुण। ये किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यदि आप नए व्यूअर्स हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हीरो बनाएंगे, हीरो कम समय में हीरो बनना है ना। तो देखिए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि यहां पर ये योग एवं व्यवकलन ये क्या है। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन यहां पर भी बताएंगे कि आपकी जो संक्रियाएं होती हैं 4, इस यूनिवर्स में 4 ही संक्रियाएं हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, जो कि आपको सारे भ्रम जाल में फंसाए रहती हैं और गणित आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं सिर्फ इन 4 संक्रियाओं से रिलेटेड। तो देखिए यहां पर योग का मतलब जो है वो ये प्लस से है और व्यवकलन का जो मीन्स है वो माइनस से है, घटाओ। व्यवकलन का एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया था जिसे घटाओ कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी जो वितरकता की जो प्रगुण है, प्रमेय है, वो ये है a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, a इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस का ए सी। अब आप लोग ये समझेंगे कि ये वितरकता इसका मीन्स क्या है। ऊपर जो मैंने हिंदी लिखी है योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता, देखिए भाई मेरे योग का मीन्स है, यहां पर आपको ये प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, एवं व्यवकलन का मीन्स है कि यहां पर आपको ये माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। गुणन का मीन्स है कि जो ए है वो गुणन में है, मतलब गुणा का सिंबल यहां पर है। ये योग एवं गुणन पर व्यवकलन पर गुणन की वितरकता है, इसका मीन्स यही है। तो देखना यह है कि क्या इसके बराबर ये है कि नहीं है। अगर इसके बराबर ये चीज है, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है तो आपकी जो योग पर गुणन की वितरकता है ये लागू होगी, और ये बराबर नहीं है तो वितरकता लागू नहीं होगी। और सबसे दूसरी बात ये भी आपको जानना है कि जहां आपकी जो ए और बी, ए बी सी हैं, ए बी सी ये क्या है, ये एक परिमेय संख्याएं हैं। ए बी सी आपकी एक परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं आपको मालूम है कि पी अपान क्यू के रूप की होती हैं। तो देखिए हम यहां पर लिख देता हूं परिमेय संख्या ए बराबर पी अपान क्यू, बी बराबर पी अपान क्यू, बी बराबर आर अपॉन एस और सी बराबर टी अपॉन ई। आपकी ये तीनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं आपकी वो होती हैं जिन्हें पी अपान क्यू, आर अपान एस या टी अपान यू के रूप में लिखते हैं, और जहां पर आपके पी क्यू आर एस टी यू ये सभी पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आपके निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कि यहां पर माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले यहां पर लिख देना है कि माना a बराबर माइनस का 1/2। परिमेय संख्या आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है कि p अपान क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए और उसका HCF भी 1 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर 1 और 2 का HCF यानी कि मासा 1 होगा। 100% निकाल के देख लेना। ये मैंने 3/4 ले लिया, 3 और 4 का भी HCF 1 आएगा। और C जो आपकी परिमेय संख्या कुछ भी मान सकते हो भाई, मैंने तो 5/2 ले लिया, ठीक है। अब यही मान रखकर मैं आपको दिखाएंगे कि क्या ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो नंबर फर्स्ट ये वाला लेता हूं, योग पर। जो आपकी योग पर वितरकता दे रखी है वो क्या है, देखिए a गुणा बी प्लस सी
यहां पे लिख देना है योग पर। ए गुणा बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। और इसमें पहले आप LHS वाला पद लेंगे, उसके बाद में RHS लेंगे। देखिए यहां पे लिख देना है कि LHS लेने पर LHS आप लोगों को मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी ये वाली साइड A इंटू बी प्लस सी। इसे सॉल्व करेंगे, इसका मान कितना आएगा? ए, जहां A B C आपकी परिमेय संख्याएं हैं, मैंने लिखा है यहां पर, और परिमेय संख्या A बराबर माइनस का 1/2 है, और B बराबर 3/4 है, और C बराबर 5/2 है। यहां पर रखते हैं। देखिए A बराबर आपका है 1/2, तो 1/2 माइनस का B आपका है 3/4 और C है आपका 5/2। तो देखिए इन्हें सॉल्व करने के लिए पहले आपका जो सबसे छोटा कोष्टक है उसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि इनका हर समान नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा 4 और 2 इनका दोनों का अलग अलग हर है, तो इनका लासा लेते हैं। लासा भाई मेरे 4 और 2 का 100% 4 आएगा। मैंने आपको बताया था कि लासा कैसे लिया जाएगा। तो लासा 4 आया। 4 का हमने 4 में भाग दिया, एक बार गया, इस 3 से गुणा किया, 3 एकन 3। 2 का हमने दूसरे पद के हर का 4 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 दूनी 4, और 2 का 5 में गुणा किया तो 5 दूनी 10 आया। अब आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहां पर ये बराबर माइनस का 1/2 है, गुणा यहां पर देखिए 10 3 13, 13/4। और अब आप इसका और इसका गुणा करेंगे। पहले तो ये यहां पर आपका ये माइनस का, ये प्लस का है, ये वाला पद, तो प्लस माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे तो 13 एकन 13 और 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 13/8 आया। तो अब देखते हैं कि क्या ये इसके बराबर है। आपका जो LHS था वो आपने सॉल्व किया, अब आप RHS सॉल्व करेंगे। यहां पे लिख देना है RHS लेने पर, और जो आपका RHS है वो है AB प्लस AC। देखिए यहां पर ये है AB प्लस AC। इसे सॉल्व करेंगे, इसका मान कितना आता है? तो यहां पर A आपका माइनस का 1/2, B आपका है 3/4 और प्लस का A माइनस का 1/2 और C जो है वो आपका है 5/2। यहां पर देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 का 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकन 3, और 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, क्योंकि अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे। यहां पे देख लेना है कि यहां पर आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या तो प्लस माइनस से माइनस हटा दें, या फिर इसे पहले इसका गुणा कर लें। तो देखिए अंश का अंश में करेंगे, 5 एकन 5 आएगा। तो देख लेना है प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस का 5 बटे हर का गुणा हर में 2 दूनी 4 आएगा अपान 4। अब इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो यहां पे देख लेना है क्या आएगा, माइनस का 3/8, प्लस का गुणा माइनस में माइनस आएगा 5/4 आएगा। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, आप लोग जानते होगे एलसीएम मीन्स लासा होता है, और 8 आएगा, 8 और 4 का लासा 8 आएगा 100%। तो देखिए यहाँ पर 8 लासा ले लिया, 8 का 8 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का इस 3 में गुणा किया, 3 एकन 3 हुआ, 4 का भाग दिया 8 में, 2 बार गया, 2 का इस 5 में गुणा किया, 5 दूनी 10। और यहां पर देखना है आपको कि -3 और -10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई मेरे। यहां पर अगर हम +3 और +10 कर दें तो आप तुरंत लिख दोगे 10 3 13 है, लेकिन बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम आती है कि -3 -10 कितने होंगे। देखिए मेरे भाई ये भी आपके 13 होंगे, क्योंकि 10 3 13 होते हैं, लेकिन यहां पर माइनस के हैं दोनों चिन्ह, तो माइनस का 13 होगा। और यहां पर आपके प्लस के हैं तो प्लस के 13 होंगे, लेकिन यदि इसके अलावा में दूसरे चिन्ह मिल जाते हैं तो इन्हें घटा देते हैं। जैसे अगर प्लस का 3 हो और माइनस का 10 हो तो बराबर माइनस का 7 आएगा भाई 100%। जो तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व अगर एक जैसे सिंबल है तो जुड़ते हैं, और प्लस माइनस का सिंबल है तो चिन्ह के अनुसार जुड़ते हैं। तो यहां पर 10 3 13 माइनस का 13/8 आएगा, ये आपका होगा RHS।
अब देखना ये है क्या LHS बराबर RHS हैं, दोनों के मान बराबर हैं। तो देखिए मेरे भाई बताएंगे आपको हैं कि नहीं है। देखिए भाई यहां पर आपका जो है LHS वो कितना है -13/8, तो यहां पे लिख देना है -13/8। RHS वहां पर भी -13/8 है, देखिए भाई तो -13/8, दोनों पद बराबर हैं, -13/8 -13/8, तो इसलिए लिख देते हैं कि LHS बराबर RHS। अतः कहने का मतलब है कि इस तरह से आप योग पर गुणन की वितरकता सॉल्व कर सकते हैं। और LHS बराबर RHS लाना है, अर्थात A × B + C बराबर AB + AC। अब आपको दूसरा देखना है। दूसरा क्या है, आप लोग इसे नोट कर लें, अगर नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए दूसरा आपका है व्यवकलन। पहला तो भाई सॉल्व हो गया, अब दूसरा आपका व्यवकलन है। व्यवकलन भी आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। हाँ तो चलिए भाई देखिए व्यवकलन, ये आपके माइनस का चिन्ह है, यहां पर प्लस का है तो योग, माइनस का है तो घटाव या व्यवकलन। तो यहां पर दोनों नाम लिख देते हैं, घटाव और व्यवकलन। चाहे घटाव लिखो चाहे व्यवकलन, कुछ भी लिखिए भाई, बात एक ही है, शराब बदल गई बोतल वही है। तो देखिए भाई यहां पर इसका जो दूसरा नंबर है वो A × B - का C बराबर AB - का AC है भाई। यहां पर सर्वप्रथम आपको देखना है कि LHS लेने पर, जब आप इसका LHS लेंगे तो क्या होगा, LHS A × B - का C है भाई। यहां पर आपको A का मान डाल देना है माइनस का 1/2 × B का मान 3/4 और C का मान आपका C का मान कितना है 5/2। इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए माइनस का 1/2 पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसका हर 4 और 2 है, दोनों अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया था यदि हर अलग अलग हैं तो सर्वप्रथम उनका लासा लेंगे। 4 और 2 का लासा 2 आएगा 100, 4 आएगा 100%। इस 4 का इस 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, इस 3 से गुणा करेंगे, 3 × 1 = 3। 2 का 4 में भाग देंगे मेरे भाई, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पर आपका माइनस का 1/2 है, यहां पर आपका 10 से 3, एक माइनस का 10 है भाई। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि इस तरह से मैंने लिखा था कि प्लस का 3 माइनस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, वही बात है मेरे भाई। यहां पर माइनस का 10 प्लस का 3, तो ये बचेगा, तो 10 में से 3 गया तो बचेगा तो भाई 7 ही बचेगा। लेकिन काहे का बचेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का 10 ज्यादा है, प्लस का 3 कम है, तो माइनस का 7 बचेगा भाई। यही इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस का 7/4 यहां पर आ जाएगा। जब ये और यहां पर ये माइनस का 1/2 माइनस का 7/4 है, तो माइनस का गुणा मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि माइनस का गुणा करते हैं माइनस में तो प्लस आता है, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा और प्लस का 7/4 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 7/4। यहां पर लिख देता हूं भाई 7/4। ये आपका हो गया LHS। अब आपको RHS सॉल्व करना है भाई। यहां पे लिख देना है RHS लेने पर, जब आप RHS लोगे तो RHS आपका क्या है, AB - का AC है भाई। यहां पर आपको A का मान लिखना है सर्वप्रथम 1/2, B का मान 3/4, माइनस A का मान माइनस का 1/2 और C का मान 5/2। तो देखना है इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस से करते हैं भाई, माइनस आता है 100%। माइनस का आएगा तो यहां पे लिखना है माइनस का। अंश का गुणा अंश में 3 × 1 = 3, हर का गुणा हर में 2 × 4 = 8। यहां पर आपको देखना है कि ये माइनस लगा हुआ, लगा दीजिए। अब इस -1/2 का गुणा करना है 5/2 में। देखिए -1/2 का गुणा 5/2 में करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का माइनस आएगा, तो यहां पर अंश का गुणा अंश में अर्थात 1 का गुणा 5 से होगा, तो 5 × 1 = 5, हर का गुणा हर में 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, माइनस का 5/4 आया भाई। यहां पे लिख देना है माइनस का 5/4। इस तरह सॉल्व करोगे तो यहां पे ये माइनस का 3/8
यहां पे इस माइनस का अंदर गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस मैंने आपको बताया, देख लीजिए यहां पे देखिए भाई, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, तो यहां पे प्लस लगा देना है, 5/4 लिख देना है। यहां पे आपको लिखना है माइनस का 3/8 प्लस का 5/4। 4 और 8 का लासा लोगे भाई, कितना आएगा लेकर के बताइए मेरे भाई। ले लिया होगा, 8 आएगा भाई, तो यहां पे 8 लिख देना है। 8 का 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 3 में इसमें गुणा करेंगे, 3 एकन 3, लेकिन आगे माइनस का लगा हुआ है तो माइनस लगाना है मेरे भाई। अब 4 का 8 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, इस 5 से गुणा करना है तो 5 दूनी 10। अब आपको मैंने बताया था कि अगर प्लस का 10 है आपके पास, जैसे यहां पर अगर प्लस का 10 कर दें, ये आपका माइनस का 3 है, माइनस का 3 कर दें तो भाई मेरे 10 से 3 घट जाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन काहे का आएगा, प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का 10 ज्यादा है। तो यहां पे भाई 10 से 3 गया तो 7 बचेगा, तो 7/8 यहां पर आपको लिख देना है। यहां पर भी आपका, यहां पर मेरे भाई आपका आया था 7 एकन 7 और 4 दूनी 8, 7/8। यहां पर भी आपका 7/8 है और यहां पर भी आप 7/8 है, ये आपका है RHS। अब देखना ये है कि क्या RHS बराबर LHS है कि नहीं। तो देखिए भाई, ये दोनों मान बराबर आपको दिखाई दे रहे हैं, LHS बराबर 7/8 और RHS बराबर 7/8। तो यहां पर भाई आपको लिख देना है कि 7/8 बराबर 7/8 लिखना है, LHS बराबर RHS। अतः व्यवकलन पर भी आपकी गुणन की वितरकता प्रमेय लागू होती है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है आपको बताएंगे, आपने नहीं सीखा होगा, आपको यह जानना जरूरी है कि जीरो क्या है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जीरो परिभाषित है या नहीं है, अगर है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर है तो परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, तो उन्हें P/Q के फॉर्म में लिखिए, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं ये भी आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि वो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपकी परिमेय संख्याओं के चैप्टर के अंतर्गत लाई कर रहा है, स्थित कर रहा है। वही मटेरियल आपको, इंपॉर्टेंट मटेरियल भाई। आज की क्लास जहरीली क्लास है, जिस किसी ने भी अटेंड कर ली 100% वादे के साथ कहता हूं परिमेय संख्याएं उसके दिमाग में घुस जाएंगी और जीवन में नहीं भूलेगा मेरे भाई, जीवन में। तो चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। यहां पर मैंने आपका जहां लिखा था भाई, जहां ही लिखा है यहां पर, जहां ABC परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए आपको देखना है कि जीरो यहां पे लिखना है, क्या जीरो, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। अगर है तो इसे P/Q के रूप में लिखिए। यही चीज भाई आपको यहां पर प्रूफ करवा रहा है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो आपको सॉल्व करना होगा मेरे भाई कि है कि नहीं है, और है तो इसकी प्रॉपर्टी बताइए, ये परिमेय संख्या में किस प्रकार स्थित है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के फॉर्म की होती हैं, जहां P और Q आपके दोनों पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक का जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब इसे जीरो को एंड Q इज नॉट इक्वल जीरो और Q जीरो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, सबसे पहली क्लास ली थी परिमेय संख्याओं की, मैंने वहां पर डिफाइन किया था कि P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और यह भी बताया था कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जो आपके स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। 3 और 4, 3 क्या है, 3 और 4 को हम किसी से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इनका जब HCF लेंगे 100% 3 और 4 का HCF बन आएगा। HCF मीन्स मासा। तो देखिए मेरे भाई यहां पर आपको जीरो दे रखा है, यहां पर आपको लिखना है जीरो। जब जीरो हम लिखेंगे तो जीरो ही है,
लेकिन इसे डिफाइन करना है P अपन Q के फॉर्म में। तो यहां पर आपको अपॉन में 1 लिख देना है, क्योंकि 0 में चाहे 1 का भाग दो, चाहे 2 का भाग दो, चाहे 3 का भाग दो, चाहे 4 का भाग दो, चाहे n का भाग दो। मतलब कहने का है 1 2 3 डॉट डॉट n, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने मान लिया n संख्याएं हैं, अगर n संख्याओं का भी 0 में भाग देंगे तो उसका परिणाम 0 आएगा मेरे भाई। 100% दिमाग में ये चीज डाल लो कि अगर हम किसी भी संख्याओं का n पूर्णांक तक 0 में भाग देंगे 100% 0 आएगा भाई। जब 0 आएगा तो मीन्स है कि 0 के जगह पर यहां पर देखिए इसका मान 0/1 है, इसका मान 0 है, तो हमने 0 के स्थान पर 0/1 रख लिया। फर्क क्या है, अंतर क्या है भाई? कुछ नहीं है ना, क्योंकि बात एक ही है। अभी मैंने बताया था कि शराब बदल गई बोतल वही है भाई, यही सिस्टम है। तो देखना आपको यह है कि 0/1 यहां पर आपका, अब आप कहोगे कि अगर ये 0/1 है ना, तो यहां पर इसका HCF 1 होना चाहिए। होगा मेरे भाई, होगा। क्यों होगा वो भी बताएंगे आपको। जैसे आपका ये 0 है और 1 है, आज 0 और 1 का HCF लेंगे भाई। 0 के फैक्टर करिए, फैक्टर यानी गुणनखंड। तो देखिए 0 के फैक्टर 0 गुणा 1 हो गया। अब आप कहोगे कि सर 0 गुणा 1 ही इसका फैक्टर क्यों हुआ? क्योंकि 0 गुणा 2 भी हो सकता है, 0 गुणा 3 भी हो सकता है, और 0 गुणा 4 भी हो सकता है, डॉट डॉट 0 गुणा n भी हो सकते हैं। हाँ मेरे भाई हो सकते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं होंगे? होंगे मेरे भाई, होंगे, ये भी होंगे, 100% होंगे। क्यों होंगे हम आपको बताएंगे कैसे होंगे। क्योंकि 0 के जो गुणनखंड होते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होते हैं। जितनी भी आपकी इस यूनिवर्स में संख्याएं हैं वो सभी 0 के गुणनखंड हैं। चाहे आप 0 में √3 का गुणा करो, चाहे 0 में √5 का गुणा करो, चाहे 0 में आप √n का गुणा करो, 0 में काहे किसी का गुणा करो मेरे भाई 0 ही आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, अब आप कहोगे कि सर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं भी बताएंगे मेरे भाई। इस यूनिवर्स में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ना आए। आपने संख्याएं बहुत सारी पढ़ी होंगी, कि पूर्णांक भी पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होंगी, धनात्मक संख्याएं पढ़ी होंगी, ऋणात्मक संख्याएं पढ़ी होंगी, लेकिन ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। देखिए यहां पर लिख देता हूं वास्तविक संख्याएं। लेकिन आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये सर्वप्रथम 2 कैटेगरी की होती हैं। एक तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरा है आपका भाई, आज की क्लास बहुत जहरीली क्लास है, 100% अटेंड करना भाई। देखिए परिमेय संख्याएं, दूसरी आपकी है अपरिमेय संख्याएं। अब आप कहोगे कि सर अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। अपरिमेय संख्याएं वो ये भी बताऊंगा भाई कि अपरिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय आपकी जो संख्याएं होती हैं ये आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर जो पूर्णांक आपके होंगे P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऑलवेज पूर्णांक ही होते हैं। लेकिन जो आपके पूर्णांक होते हैं ये 2 कैटेगरी के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का भाई, अब आप कहोगे सर पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आपके होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक। अब आप कहोगे कि सर धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक आपके 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक होंगे ये सब आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। सेकेंड कैटेगरी आपकी जो है वो है ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप कहोगे कि सर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? भाई जो धनात्मक ना हो वह ऋणात्मक हैं, जो धनात्मक ना हो वही ऋणात्मक होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अब आप सर कहोगे कि ये धनात्मक पूर्णांक आपके होते हैं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी इसे कह सकते हो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
अब आपके जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यदि हम इसमें जीरो को सम्मिलित कर दें, जीरो मिला दें, 0,1,2,3,4 डॉट डॉट, तो ये आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो मेरे भाई इस तरह से आपकी जितनी भी यूनिवर्स में संख्याएं हैं, सबका लिंक जो है वो आपकी वास्तविक संख्याओं से है। अर्थात कहने का मतलब है जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। परिमेय संख्याओं में आपके ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक जितने होते हैं वो सारे परिमेय संख्याएं होते हैं, और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आपके ये पूर्णांक होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार इनका जो सारा लिंक है भाई, ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब सर इसमें एक ऐसा नाम आया कि सर आप कहोगे सर आपने परिमेय संख्या तो पढ़ाया लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ाया। भाई आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डाउट बता देता हूं, ऐसा डाउट जो आप एक ही परिभाषा से सीख जाएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। भाई देखिए, परिमेय संख्याओं का लिंक चला, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्याएं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं थी यहीं पर खत्म हो गई, कहीं नहीं इनका लिंक है। इसका मीन्स है कि वह संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। 100% जो आपकी परिमेय संख्या ना हो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अब देखना है कि यहां पर तो मैंने आपको बताया था कि जीरो में, तो इसलिए जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, टॉपिक ऑन द टॉपिक आइए भाई, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या होते हैं? जीरो के गुणनखंड होते हैं। अर्थात जी देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात कुछ भी ले सकते हो भाई गुणा में, -2 ले सकते हो, 0 गुणा n ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी आपकी क्या है कि जीरो के गुणनखंड हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसी एक अपरिमेय संख्या बता दीजिए √3, जो कि इस जीरो के, जब भाई अपरिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, तो वास्तविक संख्याएं जब इसके गुणनखंड हैं जीरो के, तो जो आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत √3 आता है, परिमेय संख्या आती है, तो सर इसे क्यों नहीं आप लिखते हो इसके गुणनखंड के रूप में? ये 100% ट्रुथ है कि जीरो का गुणनखंड है एक √3, लेकिन √3 को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर मुझे परिमेय संख्याएं ही पढ़ना है, अपरिमेय संख्याएं नहीं पढ़ना है। √3 आपकी जो होती है इसका मान 1.732 होता है और 1.732 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर सारे इंटीजर ही होंगे, सारे पूर्णांक ही होंगे, लेकिन ये आपका 1.732 ये अपूर्णांक है, इसलिए नहीं लिया मेरे भाई। आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ये आपका अपूर्णांक है, √3 का मान, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये जीरो का गुणनखंड तो है, लेकिन मैंने इसमें इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे परिमेय संख्या लाना है और परिमेय संख्या के लिए जरूरी है कि वह पूर्ण संख्या हो। तो भाई जीरो के गुणनखंड 0 गुणा 1 ले लिया, आप 0.2 ले सकते हैं, 0 गुणा यानी भी कुछ भी ले सकते हैं मेरे भाई। तो हमने 0 गुणा 1 ले लिया, लेकिन आपका उसके बाद में जो 1 है इसके जो गुणनखंड 1 गुणा 1 होंगे। अब मेरे भाई इसका जब HCF लेंगे, HCF यानी मासा, तो इनके दोनों में जो गुणनखंड कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, अर्थात कहने का मतलब है जो दोनों में प्रेजेंट होगा वो इसका मासा होगा। तो HCF कितना आ गया मेरे भाई? 1 आ गया। तो यहाँ पर आपको लेना है कि जीरो जो है, जीरो अपान 1 है, ये P/Q के फॉर्म का हो गया। देखिए 0/1, अतः और इसका HCF भी भाई 1 हो गया। मैं HCF कितना आ गया यहां पे लिख देना है आपको कि 0/1 इसका HCF कितना आया? 1 आया भाई। तो आपको ये तो पता ही हो गया होगा कि जीरो क्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है जिसे अतः यहां पे लिख देना है कि अतः जीरो को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जीरो को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अतः जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय
संख्या है जहां 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। क्या हैं? दोनों पूर्णांक हैं भाई। अब आप कहोगे कि सर 0 कहां से पूर्णांक आ गया? मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पूर्ण संख्याएं हैं इसमें 0 आया है। जब ये पूर्ण संख्याएं हैं 1 2 3 ये पूरी संख्याएं हैं तो 0 क्यों नहीं होगा? 0 भी होगा मेरे भाई। 0 आपकी एक पूर्ण संख्या है अर्थात पूर्णांक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अतः 0 एक परिमेय संख्या है। यहां पे लिख देना है अतः 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए कहां पे लिख दें, चलिए यहीं पर लिख देता हूं अतः 0 एक परिमेय संख्या है। अब मेरे भाई आपका डाउट क्लियर हुआ होगा ना? 100% हुआ होगा। अब आपको दिखाएंगे कि 0 की प्रॉपर्टी क्या है, 0 की भूमिका क्या है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत 0 अपनी क्या भूमिका अदा करता है। भाई इसको रफ कर देता हूं। अगर आपने नोट नहीं कर पाया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भाई आपको बताएंगे 0 की भूमिका किस तरह से परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपनी भूमिका अदा करता है, किस तरह से इनके साथ रहता है, व्यवहार करता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत 0 ये भी बताएंगे किस तरह से खेलता कूदता है। तो भाई देखिए यहां पर 0 की भूमिका लिख देना है। 0 की भूमिका, तो भूमिका इसकी क्या है वो आपको बताएंगे। आपने पढ़ा होगा कि जैसे माना a कोई एक परिमेय संख्या है, मान लिया कि a कोई एक परिमेय संख्या है, कोई एक परिमेय संख्या है और 0 का जब हम इसमें, और आपको मैंने बताया था कि आपकी जो संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं वो आपकी 4 होती हैं। नंबर 1 जोड़, नंबर 2 घटाव यानी व्यवकलन, नंबर 3 गुणा और नंबर 4 भाग। इन 4 संक्रियाओं पर देखते हैं कि 0 परिमेय संख्याओं के अंतर्गत किस तरह खेलता है, कूदता है, नाचता है, गाता है, आपको बताएंगे। जैसे पहले हमने देख लिया योग, हेडिंग डाल ली योग। जब हमने a कोई एक परिमेय संख्या मान ही ली है तो a में 0 को जोड़ देंगे, तो a में 0 को जोड़ेंगे तो भाई a ही रहेगा। अर्थात परिमेय संख्या में 0 को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही रहती है। तो देखिए, और जैसे a बराबर कोई एक परिमेय संख्या मैंने मान ली p/q के रूप की बराबर -1/2 मान ली। तो देखिए a माइनस का 1/2 प्लस 0, इसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी परिमेय संख्या में अगर 0 हम जोड़ दें तो वह परिमेय संख्या ही रहती है, उसका अस्तित्व तो वही रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो आप दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी संक्रिया आपकी क्या है? व्यवकलन, वो भी बताएंगे मेरे भाई। यहां पे लिख लेना है व्यवकलन यानी घटाव। मैंने आपको बताया था जैसे आपकी कोई एक परिमेय संख्या है, इसमें से अगर हम 0 को घटा दें तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा भाई। a में से 0 गया तो a ही रहेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से घटाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसीलिए a ही रहेगा। अब मैंने मान लिया कि a आपकी कोई परिमेय संख्या -1/2 है। जहां a आपकी एक परिमेय संख्या है, -1/2 में 0 को जोड़ देंगे भाई तो -1/2 रहेगा। अब आप कहोगे कि सर 0 को जोड़ दिया क्यों रहा? क्योंकि भाई इसकी ये भी भूमिका है, 0 की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है कि किसी भी संख्या में, परिमेय संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो भाई वह संख्या 0 ही रहती है, वह संख्या परिमेय ही रहती है, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं होता है, 4/5 ही रहेगी। ये 0 की प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, इस तरह से रहता है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भाई। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है संक्रियाओं के अंतर्गत, वो क्या है? पढ़िए भाई, गुणनफल।
तो आप देखना, देखिए गुणनफल के साथ कैसा व्यवहार करता है। एकदम गुणनफल को कच्चा चबा जाएगा मेरे भाई, कच्चा। किस तरह से चबाएगा हम बताएंगे आपको। जैसे आपका मैंने मान लिया कि ये कोई एक परिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। गुणनफल मीन्स गुणा कर दिया जीरो का। देखिए जीरो का गुणा किया तो ये कच्चा चबा गया परिमेय संख्या को, कच्चा ऐसे ही खत्म कर दिया कि तेरा खेल खत्म कर देंगे हम। जीरो ने कहा बराबर जीरो आ गया भाई। तो यहां पर मैंने मान लिया कि ए आपकी जो परिमेय संख्या है वो माइनस का 1/2 दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1/2 में अगर जीरो का गुणा किया भाई जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई जीरो की प्रॉपर्टी होती है कि वो कहता है कि हमसे किसी भी संख्या का गुणा कराओगे तो हम उसे कच्चा चबा जाएंगे। तो इसने चबा लिया मेरे भाई। किसी भी संख्या को आप जीरो से गुणा कर दो, किसी भी परिमेय संख्या को, 100% जीरो ही होगा मेरे भाई। तो देखिए 6/5 का गुणा किया जीरो आया, 7/4 का गुणा किया जीरो आया। कोई भी परिमेय संख्या ले लें और जीरो से गुणा करा दीजिए तो 100% जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीरो की प्रॉपर्टी होती है कि जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल शून्य आता है। अब आपको हम बताएंगे गुणनफल के अलावा में जो आपकी चौथी संक्रिया है भाग। देखिए ये भाग के साथ किस तरह हंसता खेलता है वो भी बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि ए आपकी एक परिमेय संख्या है, तो ए में हम जीरो का जब डिवाइड लगाएंगे मेरे भाई ये अनंत आ जाएगा। अनंत का मतलब है कि आपका जो 8 होता है ये खड़ा खड़ा हुआ है, खड़ा 8 है। अगर हम इसी खड़े 8 को बिछा 8 बना दें तो ये आपका भाई अनंत हो जाएगा। अनंत यानी कि एक तो नाम इसका अनंत है और दूसरा नाम इसका है अपरिभाषित। अपरिभाषित भाई देखिए यहां पर आपका जो खड़ा 8 है, खड़ा 8 जो आपका खड़ा 8 है मेरे भाई, ये खड़ा 8 है, इसे पढ़ेंगे 8 और जब 8 को बिछा देंगे मेरे भाई तो इसे पढ़ेंगे अनंत यानी अपरिभाषित। तो जीरो का जैसे ए आपकी परिमेय संख्या है और ए बराबर मैंने माइनस का 1/2 लिया है, तो माइनस के 1/2 में अगर जीरो को भाग लगा देंगे भाई बिछा 8 आ जाएगा। बिछा 8 का मतलब है अपरिभाषित यानी अनंत। तो मेरे भाई ये जीरो की प्रॉपर्टी है कि जीरो का किसी भी संख्या में भाग देने पर अनंत संख्या अनंत हो जाती है। अनंत आप अनंत, अब आप कहोगे कि सर ये अनंत क्या होता है? मैंने ये भी डिफाइन करके बताया था पहली क्लास में जहां पर मैंने परिमेय संख्या पढ़ाया था, लेकिन यहां पर भी बताऊंगा कि जीरो का किसी भी संख्या में भाग देंगे संख्या अनंत हो जाएगी। और अनंत संख्याएं वो होती हैं जो आपकी गिनती के अंतर्गत नहीं आती हैं, अर्थात जिसे ना गिना जाए, जो गिनती में ना आए, वह आपका अनंत होता है यानी अपरिभाषित होता है। तो ठीक है भाई, तो जीरो का खेल खत्म हो गया। जीरो की सारी प्रॉपर्टी बता दी, संक्रियाएं 4 के अंतर्गत प्लस माइनस गुणा और भाग। अब आपको बताएंगे जीरो के अलावा में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जितना भी निचोड़ है भाई आपको हंसते खेलते आपके हाथ में रख देंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी भाई मेरे है आपकी वन मीन्स एक। देखना यह है कि क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है। हम आपको बताएंगे कि अगर एक परिमेय संख्या है तो किस तरह से है। अगर है तो P/Q का फॉर्म क्यों, मतलब P/Q का रूप दीजिए, क्योंकि P/Q ही आपने पढ़ा है कि P/Q के फॉर्म का ही रूप आपकी एक परिमेय संख्या होती है। बकाया आप कुछ नहीं जानते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए यहां पे लिखना है आपको क्या, एक परिमेय संख्या है, या नहीं। हम बताएंगे आपको है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिसका रूप P/Q के रूप का हो वह आपकी परिमेय संख्या होती है भाई। तो देखिए ये आपका P/Q है। अब देखना ये है कि वन क्या P/Q के रूप का है। तो देखिए P/Q बराबर मैंने लिख लिया वन, लिख लिया। अब आप कहोगे कि सर आप तो पीछे बराबर आगे लिख रहे हो बराबर के, तो चलिए कोई बात नहीं, इसके पीछे लिख देता हूं यार भाई, बात एक ही है। चाहे इस तरह से लिखो कि P/Q
बराबर 1। देखिए P अपान Q बराबर 1 लिख लिया है। देखना ये है क्या ये परिमेय संख्या के रूप की है कि नहीं है। आपको क्या करना है कि 1 के अपान में 1 मान लेना है। मान लिया आपने। अगर ये 1 और आपको मालूम है कि कोई भी परिमेय संख्या होती है P अपान Q के रूप की, तो वे दोनों एक पूर्णांक होते हैं। देखिए यहां पर एक भी ये पूर्णांक है आपका भाई, यहां पर भी जो एक है वो भी पूर्णांक है, और ये भी आपका एक जो है वो भी पूर्णांक है। अगर भाई ये दोनों पूर्णांक हैं तो ये P, तो इनका HCF बनाना चाहिए भाई। देखिए जो 1 है इसके फैक्टर 1 गुणा 1 करेंगे तो भाई 1 ही आएगा, और इसके भी फैक्टर 1 गुणा 1 ही आएगा। तो देखिए कॉमन मिल रहा है 1, तो 1 क्या है HCF बराबर इसका 1 हो गया भाई। तो इस तरह से इनका HCF भी भाई 1 होगा। अब भाई जब HCF भी 1 होगा और इसके जो सहअभाज्य पूर्णांक यानी कि मासा 1 आना चाहिए वो भी आता है, तो इट मीन्स ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखना यह है कि अगर एक परिमेय संख्या है तो एक की क्या भूमिका है, कि भूमिका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, मतलब कहने का है कि परिमेय संख्याओं के साथ ये किस तरह से रहता है, परिमेय की भूमिका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो भाई देख लो किस तरह से रहता है, किस तरह से नहीं रहता है, क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, बताएंगे आपको, 100% बताएंगे। एक की भूमिका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो देखिए भाई यहां पर ये आपका 1 लिखा हुआ है। परिमेय संख्या मैंने बताया था कि जैसे आप कोई भी मान लीजिए, माना A कोई एक परिमेय संख्या है, A कोई एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको यह भी बताया था अगर परिमेय संख्या है A तो इसका रूप क्या होगा, P अपान Q के रूप का होगा। एक माना A कोई एक परिमेय संख्या है और A अगर इसका रूप P अपान Q का रूप होगा तो मैंने मान लिया कि माइनस का 1/2 है। मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो मेरे भाई। तो देखिए तो A पहली संक्रिया आपकी क्या है, प्लस है। तो परिमेय संख्या A के साथ अगर हम 1 प्लस करेंगे तो भाई ये तो 1 जुड़ जाएगा। लेकिन यदि हम परिमेय संख्या के साथ, तो ये परिमेय संख्या नहीं आएगी ना भाई। कहने का मीन्स था कि यदि हम परिमेय संख्या A में 1 जोड़ दें तो परिमेय संख्या बदल जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे हमने -1/2 A कोई एक परिमेय संख्या है, इसमें 1 जोड़ दें तो भाई ये प्लस का 1/2 आएगा। अर्थात परिमेय संख्याओं में अगर 1 को जोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या ही रहेगी, लेकिन क्या होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। अब देखना यह है कि यो यानी कि घटाव यानी व्यवकलन, व्यवकलन पर चेक करिए भाई। जब व्यवकलन पर चेक करेंगे भाई, यहां पर आपका ये योग था, योग पर चेक किया, व्यवकलन पर चेक करेंगे तो इट मीन्स A कोई एक परिमेय संख्या है, उसमें 1 घटा देंगे। तो देखिए माइनस का 1/2 में से माइनस का 1 घटाया तो ये माइनस का 3/2 आएगा भाई। ये भी आपकी एक है परिमेय संख्या ही, क्योंकि आप देख लीजिए इसका HCF 1 है 3 और 2 का, P अपान Q का रूप है, दोनों पूर्णांक है, तो क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हुआ कि इसका मान चेंज हो गया भाई। यहां पर -1/2 परिमेय संख्या थी, लेकिन जैसे ही 1 घटाया -3/2 हो गया। इट मीन्स परिमेय संख्या चेंज होगी, लेकिन रहेगी परिमेय संख्या ही। अर्थात परिमेय संख्या में 1 को जोड़ दिया जाए तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन मान चेंज हो जाता है। परिमेय संख्या से 1 को घटा दिया जाए तब भी परिमेय संख्या ही रहती है, लेकिन मान चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है। अब आप इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखिए भाई, गुणनफल। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने A कोई एक परिमेय संख्या है और 1 का गुणा किया तो A ही रहा, मतलब वही परिमेय संख्या रही जो यहां पर थी, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ मान में। तो देखिए जैसे A माइनस का 1/2 है और 1 का गुणा कर दिया मेरे भाई, तो ये माइनस का 1/2 ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा परिमेय संख्या में। तो बस यही था। लेकिन इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि वहां पर मैंने जब 0 का गुणा किया था परिमेय संख्या में तो परिमेय संख्या 0 हो गई थी, चेंज हो गई थी। यहां पर और 0 का भाग दिया था तब भी परिमेय संख्या चेंज हो गई थी, लेकिन जब 0 को घटाया तब परिमेय संख्या चेंज नहीं हुआ।
यहां पर आप मैंने वन को जोड़ा, परिमेय संख्या चेंज हो गई, वन को घटाया, परिमेय संख्या चेंज हो गई। लेकिन जैसे गुणा किया तो परिमेय संख्या चेंज नहीं हुई, वही रही। लेकिन यहां पर भाग में भी अगर हम परिमेय संख्या 1 का भाग दे देंगे, देखिए भाग चौथी संक्रिया है, कोई एक परिमेय संख्या वन का भाग दिया तो ए ही रहा। क्योंकि मेरे भाई आपकी कोई एक परिमेय संख्या मान लो जैसे 3/2 है, इसमें 1 का भाग देंगे तो भाई 3/2 गुणा 1/1, यानी कि इसका मान लिया है कि ये हर बदल गया, गुणा का चिन्ह हर अंश में हो जाएगा, अंश हर में। तो देखिए 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3/2 ही तो रहा कि नहीं रहा भाई? 3/2 ही रहा जब 1 का भाग दिया। तो मेरे भाई यहां पर अगर 1/- का 1/2 है और इसमें भाई भाग देंगे 1 का, 1/1 कर लिया तो माइनस का 1/2 गुणा 1/1, अंश हर में अंश में, तो माइनस का 1/2 ही तो आएगा भाई। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याओं में एक जोड़ने पर अर्थात योग व व्यवकलन पर, एक को परिमेय संख्या में जोड़ने पर मान चेंज हो जाता है, व गुणनफल और भागफल पर एक का गुणा व भाग करने पर परिमेय संख्या का मान चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, नोट करते रहिए मेरे भाई। देखिए यहां पर नहीं बदला, गुणा किया तब भी नहीं बदला, भाग किया तब भी नहीं बदला, जैसे ही जोड़ा यानी कि घटाव और योग पर, व्यवकलन योग पर बदल गया। तो भाई तो ये थी एक की भूमिका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। अब हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा में आपको क्या सिखाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है योज्य प्रतिलोम, और जिसका दूसरा नाम है मेरे भाई योगात्मक प्रतिलोम। दोनों एक ही चीजें हैं, योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही बातें हैं भाई। तो सीख लेना है, नोटबुक में नोट कर लेना है कि योज्य प्रतिलोम व योगात्मक प्रतिलोम, अर्थात दोनों एक ही नाम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर मैं भी लिख देता हूं कि योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम व योगात्मक प्रतिलोम। अब भाई आपको बताएंगे कि योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम किस तरह से दोनों एक ही है। देखिए भाई, मान लिया, माना ये कोई एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था ये परिमेय संख्या है तो P/Q का रूप होगा, कोई परिमेय संख्या है। अब आपको देखना यह है कि अगर ए कोई एक परिमेय संख्या है तो ए का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस का ए होगा। भाई अगर आपकी कोई ए परिमेय संख्या है तो हम ये कह दें कि ए का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो परिमेय संख्या के आगे माइनस लगा देना, वही आपका योज्य प्रतिलोम होगा। हम ये कह दें कि x कोई एक परिमेय संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो x के आगे माइनस लगा देना, वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। माना ए कोई एक परिमेय संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा भाई, अगर ए कोई एक परिमेय संख्या है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कहने का मीन से चाहे योज्य प्रतिलोम कहो चाहे योगात्मक प्रतिलोम कहो, दोनों बात एक ही है। और ए कोई एक परिमेय संख्या है, माइनस है अगर इसका योज्य प्रतिलोम है तो इनका योगफल 0 होता है। तो देखिए तब योग परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस का है, तो देखिए ए और प्लस माइनस माइनस होगा, ए प्लस का ए माइनस का ए बराबर 0। ये आपका योज्य प्रतिलोम होता है भाई। मान लीजिए मैंने माना था कि आपकी जो परिमेय संख्या है ये माइनस का 1/2 है, तो देखिए माइनस का 1/2 और -1। अब आप कहोगे कि यदि संख्या ही कोई माइनस की परिमेय संख्या हो
एक बात आ गई बहुत इंपॉर्टेंट कि जैसे माइनस का 1/2 एक परिमेय संख्या है और ये कह दें कि इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस का जो 1/2 है इसके आगे माइनस ठोक दीजिए। ठोक दिया ना, जो माइनस ठोक दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस का -1/2 का योज्य प्रतिलोम प्लस 1/2 होता है और प्लस 1/2 का योज्य प्रतिलोम इसके आगे माइनस ठोक देंगे 1/2 के आगे तो माइनस का 1/2 होता है। अब आप कहोगे कि सर इसे इस तरह से नहीं समझ में आया कि माना ए माइनस का ए कोई एक आपकी माइनस का ए एक परिमेय संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा। मेरे भाई इसके आगे जो माइनस का ए है इसके आगे ये माइनस ठोक दीजिए, माइनस ठोक दिया ना, अब माइनस का अंदर गुणा कर दिया है तो माइनस माइनस प्लस का ए, अर्थात माइनस ए का योज्य प्रतिलोम प्लस ए होगा और प्लस ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा। तो भाई -1/2 कोई एक आपकी परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया कि a बराबर माइनस का 1/2 तो इसका योज्य प्रतिलोम तो माइनस देखिए -1/2 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा भाई, माइनस लग जाएगा -1/2 के आगे इतना हो जाएगा। अब तब इनका योग, तब योग यहां पे लिखना है, तब योग, योग कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है, प्लस योग करना है तो प्लस संक्रिया लगा दीजिए ये वाली, और इसका योज्य प्रतिलोम क्या कितना लिखा हुआ है माइनस का 1/2। अब यहां पर देखना यह है कि ये तो माइनस का 1/2 मैंने आपको बताया था, इसे अगर माइनस का अंदर गुणा कर दो तो डायरेक्ट +/2 हो जाएगा, अर्थात -1/2 का योज्य प्रतिलोम +1/2 होगा और +1/2 का योज्य प्रतिलोम -1/2 होगा। तो यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आपको प्लस कर देना है +1/2 और माइनस का 1/2 +1/2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। हम आपकी फीलिंग समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं भाई। आप कहोगे कि सर ये आपने डायरेक्ट किस तरह सॉल्व कर दिया, हम बताएंगे। ये माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है, मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों के हर सेम हैं तो हर को ऐसे ही लिख लेते हैं, लिख दिया अंश में ये माइनस का 1 है, यहाँ पे लिख दिया, सीधा लिख देते हैं, अंश का जो होता है वो सीधा लिखते हैं, यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दिया। ये आपका माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, कैंसिल कर दिया, काट दिया। या इस प्रकार से कह दो कि आपका ये 1 है प्लस का, ये माइनस का 1 है, तो 1 से 1 घटाएंगे भाई 0 आएगा। तो यहां पर ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, 1 से 1 घटाएंगे 0 आ गया, 0/2 हो गया। और 0 में मैंने आपको अभी बताया था किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, उल्टा मत समझना, अगर 0 का किसी में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है और 0 में किसी का भाग देते हैं तो 0 आता है। तो इस तरह से भाई आप इसका योज्य प्रतिलोम का मतलब समझ ही गए होंगे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग आपकी है गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम। तो लिख लीजिए भाई अगली हेडिंग व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी आपको डिफाइन करके बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास जहरीली क्लास, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है भाई मेरे। अगर आज की क्लास अटेंड कर ली तो समझ लीजिए परिमेय संख्याएं आ गई आपको। मैंने आपको बताया था जादू की ट्रिक देंगे, ऐसा जादू पेल देंगे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा भाई। तो देखिए आपका जो अगला पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था कि लिखना है आपको गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम। भाई ये दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग दी गई हो। गुणात्मक प्रतिलोम अगर कहे तो अब भी समझ लेना व्युत्क्रम है, अगर व्युत्क्रम कहे तो समझ लेना गुणात्मक प्रतिलोम है, दोनों एक ही बातें हैं। तो मैंने आपको बताया था, उसी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। माना ए कोई एक परिमेय संख्या है, ए एक परिमेय संख्या है। तो भाई मेरे अगर ए एक परिमेय संख्या है तब ए का व्युत्क्रम
अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, भैया 1/a होगा। ए का व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि ये आपका ए है, इसका व्युत्क्रम वहां पर योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था कि अगर प्लस का ए है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपका जो व्युत्क्रम है, अगर आपका कोई परिमेय संख्या ए है तो इसका व्युत्क्रम भाई 1/a होगा। 100% कहने का मतलब है कि जो इसका, जैसे मैंने मान लिया कि ये आपका ए है, a/1 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पर संख्या चेंज नहीं होती है। तो योज्य मतलब व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। क्या है? उल्टा। इसका देखिए दूसरा नाम होता है उल्टा। जब ये उल्टा व्युत्क्रम करने का मतलब है उसका उल्टा कर दीजिए, तो जो एक है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो ए है वो नीचे आ जाएगा, अर्थात 1/a। तो बस मेरे भैया कहने का मतलब यही है कि ए का व्युत्क्रम 1/a होता है, अर्थात ए का उल्टा। ये ए है तो ए का उल्टा 1/a हो जाएगा भाई। यही समझाना चाहते थे और आपको ये बताना चाहते थे कि यदि आपकी ए कोई एक परिमेय संख्या है, ए एक परिमेय संख्या है और तब ए का व्युत्क्रम 1/a होता है, तब ए का व्युत्क्रम आपका लिखा है कि ए का व्युत्क्रम 1/a होता है और गुणनफल यहां पे लिख देना है कि गुणनफल। काहे का गुणनफल? आपकी जो एक परिमेय संख्या है इसका और जो परिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम है, तो इसका गुणनफल बराबर a गुणा 1/a। ए से ए कैंसिल बराबर 1 होता है भाई। तो यहां पे लिख देना है कि गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम इस तरह से लिखना है, सॉरी इस तरह लिखना है कि परिमेय संख्या ए बा ए का गुणात्मक प्रतिलोम, ए का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आपका जो ए है 1/a, इसे ए इनवर्स भी लिखते हैं, इसे ए इनवर्स भी लिखते हैं। यहां पे लिख देना है भाई कि जो आपका ए है इसे ए इनवर्स, कहने का मतलब है कि या तो ए की घात -1 या ए इनवर्स, कुछ भी पढ़ो। यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई कि यहां पे जैसे पढ़ सकते हो कि ए की घात -1, यहां पे लिख देते हैं ए की घात -1। इस तरह से पढ़ो, या भाई इसे ए का इनवर्स पढ़ो, ए का इनवर्स। भाई इनवर्स एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसकी हिंदी होती है उल्टा, ए का उल्टा। इस तरह पढ़ सकते हो। अगर हिंदी में पढ़ना है तो ए का उल्टा, नहीं तो ए इनवर्स पढ़ना है भाई। आगे चल के इसे ए इनवर्स ही पढ़ा जाएगा। तो अब आप कहोगे कि सर ए इनवर्स ये कैसे हो गया? मेरे भाई ये 1/a है, ए की घात मैंने 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जैसे किसी की घात, जैसे x है, x की घात x है और इसके घात ऊपर एक घात लिख दी, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि घात तो एक ही होती है ना। तो ए की घात 1 लिख दिया मेरे भाई। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ए की घात, ये प्लस की 1 है नीचे, तो ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा भाई। तो इस तरह इसे पढ़ सकते हैं ए की घात -1 या ए का इनवर्स। तो मेरे भाई ये थी आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।